डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 15 लेक्चर है ऑनलाइन क्लासेस का और आज का जो टॉपिक है हमारा वो पिछले टॉपिक की कंटिन्यूएशन में है जो हमने पढ़ा था यूनिट सेल 7 क्रिस्टल सिस्टम। सो ब्रेविस लैटिस भी उसी से रिलेटेड है। चलिए जी, what is Brevis lattice? In 1850, M. A. Brevis showed that identical points can be arranged specially to produce 14 type of the regular pattern. These 14 space lattice are known as Brevis lattice. So हमें मालूम है कि हमारे पास जो है 7 टाइप के यूनिट सेल मौजूद हैं या 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स मौजूद हैं, ठीक है। और हर यूनिट सेल की फर्दर 4 टाइप्स होती हैं, ठीक। तो इसकी बेस पे हम जो है जो साइंटिस्ट हैं एम ए ब्रेविस, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो हमारे पास स्पेस लेटिस है या क्रिस्टल लेटिस है उसके नंबर को हम 14 तक रिड्यूस कर सकते हैं। या एक्चुअली हमारे पास सिर्फ 14 जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो है वो पाए जाते हैं, या उनको जो दूसरा नाम दिया गया है वो है ब्रेविस लेटिस का। ईच पॉइंट इन अ लेटिस इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट और लेटिस साइड, ठीक है। हर पॉइंट को क्या कहते हैं लेटिस में? लेटिस साइड या फिर लेटिस पॉइंट। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लाइन या इन अ क्रिस्टल लेटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो क्रिस्टल लेटिस होती है उसमें जो भी पॉइंट होता है, जिसका मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे पास होते हैं बेसिस, ठीक है। इन्हीं के क्रिस्टल लेटिस पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, और इन बेसिस पे जब हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अटैच हो जाते हैं तो एक क्रिस्टल लेटिस बन जाती है, ठीक। तो लेटिस पॉइंट आर जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ लेटिस, ठीक। तो हमारे पास ये सिंपली शुरू में सिर्फ पॉइंट्स होते हैं। अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लें तो हमारे पास एक खास किस्म की ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो बन जाती है और एक क्रिस्टलाइन सिस्टम जो है वो बन जाता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक जो हम रिपीटिशन है कल के लेक्चर की, उसका थोड़ा सा खुलासा करती हूँ, क्योंकि इसी चीज़ को हम आगे इस्तेमाल करेंगे कि ब्रेविस लेटिस में हमारे पास 14 सिस्टम्स कैसे आते हैं। अच्छा, आपको मालूम है कि हमारे पास टोटल जो है वो 7 टाइप के क्रिस्टलाइन सिस्टम मौजूद हैं, ठीक है। और ये है हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम। और इसके अलावा आपको ये भी मालूम होगा कि 4 टाइप के हमारे पास जो है वो यूनिट सेल होते हैं। कौन कौन से यूनिट सेल हैं? एक को जो है हम सिंपल सिंपल क्यूबिक कहते हैं या फिर प्रिमिटिव सेल कहते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव सेल में क्या होता है कि जो कॉर्नर्स हैं सिर्फ वहां पे आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो ये सिंपल लेटिस है या फिर प्रिमिटिव लेटिस है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड टाइप जो है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो है उसमें आपको कॉर्नर्स पे तो पॉइंट नजर आएंगे ही, इन एडिशन टू दैट आपको एक इजाफी पॉइंट जो है वो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में भी नजर आएगा। हमने कल भी डिस्कस किया था कि इस पॉइंट में सारे पॉइंट्स जो है वो या सारी लाइन जो है वो इसको इंटरसेक्ट करके पास हो रही थी, तो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है बॉडी का। अच्छा, तीसरी टाइप जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूब है। फेस सेंटर्ड क्यूब में क्या है कि हमारे पास जो 6 फेसेस मौजूद है, क्योंकि हम क्यूब के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो क्यूब को ही आगे लेके चलेंगे। तो हमारे पास देखिए 6 फेसेस है। ये देखिए, ऊपर वाली फेस, फ्रंट वाली, नीचे वाली, एक साइड वाली, दूसरी साइड वाली एंड बैक वाली, तो 6 फेसेस हैं। और इन एडिशन टू दैट कॉर्नर पे भी हमारे पास पॉइंट्स जो है वो मौजूद है, यानी कि प्रिमिटिव तो है, साथ साथ ये फेस सेंटर भी है, फेस पे भी पॉइंट्स मौजूद है। अच्छा, चौथी टाइप जो है उसको हम कहते हैं बेस सेंटर क्यूबिक, ठीक। तो बेस सेंटर में क्या होगा कि हमारे पास जो दो एंड हैं इनको एंड सेंटर क्यूब भी कहते हैं, बेस सेंटर क्यूब भी कहा जाता है। सो इसमें आपके पास जो कॉर्नर हैं उनमें पॉइंट्स के अलावा जो है एक पॉइंट एक एंड पे और दूसरा उसके अपोजिट फेसेस पे जो है हमारे पास पॉइंट्स मौजूद होती हैं। तो अब आपने देखा कि टोटल हमारे पास है 7 क्रिस्टल सिस्टम, और जैसे कि हमने एक क्यूब के 4 फर्दर जो है टाइप्स आइडेंटिफाई की हैं, किस बेस पे? 7 टाइप्स जो थी वो सिर्फ उनकी स्पेशल अरेंजमेंट की बेस पे थी, ठीक है। और 4 टाइप्स फर्दर अब एटम्स की या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की लोकेलिटी की बेस पे की है। तो अगर हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल कितने क्यूबिक सिस्टम्स बन जाएंगे या फिर क्रिस्टल
यूनिट सेल बन जाएंगे जी। टोटल 28 हमारे पास बनते हैं। जैसे कि क्यूब के 4 हैं, इस तरह बाकी ऑर्थोरोम्बिक के 4 हो जाएंगे, हेक्सागोनल के हर एक के 4 बनते हैं। तो क्या एक्चुअली ऐसा होता है जी? एक्चुअली ऐसा नहीं होता। यही चीज़ जो है वो ब्रेविस ने आइडेंटिफाई की और उन्होंने ये डिस्कवर किया कि इनमें से अक्सर जो यूनिट सेल होते हैं वो एक दूसरे की रिपीटिशन होते हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की या उससे एक रिलेटेड वर्ड है सिमेट्री, ठीक है? और सिमेट्री में फिर हम देखते हैं उनके सिमेट्री एलिमेंट्स या सिमेट्री ऑपरेशंस फिर हम परफॉर्म करते हैं उन सिमेट्री एलिमेंट्स के। तो फिर जब ये भी तो एक हाईली ऑर्डर्ड सिस्टम है जिनमें कि सिमेट्री मौजूद होती है, तो इस वजह से जब हम सिमेट्री ऑपरेशन करते हैं तो इस सिमेट्री ऑपरेशन में क्या होता है कि एक सिस्टम हमारा दूसरे सिस्टम के इक्विवेलेंट हो जाता है, यानी दो सिस्टम एक जैसे हो जाते हैं। तो जहाँ पे दो सिस्टम रिपीट हो रहे होते हैं उन सिस्टम को एक ही कंसीडर कर लिया जाता है और दूसरे को जो है हम जो है कंसीडर नहीं करते। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं ये जब हम सिमेट्री का पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है कि सिर्फ और सिर्फ उन ज्योमेट्रीज को कंसीडर किया जाता है जिनका स्पेस ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं। अब इसकी बेस पे हमारे पास जो 14 ब्रेवस लेटर्स बनती हैं वो कौन कौन सी हैं उनको डायरेक्ट स्टडी करते हैं। अच्छा, ये देखिए सबसे पहले क्यूब क्यूबिक की सबसे पहले हमारे पास क्या है? सिंपल क्यूब है जिसमें कॉर्नर्स पे मौजूद है। इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड क्यूब फेस सेंटर्ड क्यूब है हमारे पास, ठीक है? कि फेसेस पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो है मौजूद है। इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि क्यूब में हमारे पास जो है 3 सेल्स मौजूद हैं, यूनिट सेल जो है वो मौजूद है एटम्स की लोकेलिटी की बेस पे। अच्छा, इसके बाद जो है हम बात करते हैं सिंपल टेट्रागोन की, ठीक है? सिंपल टेट्रागोनल क्या होता है कि इसी क्यूब को आप थोड़ा सा सी लेंथ जो है इसकी एक्सटेंड कर दें तो ये हमारे पास टेट्रागोनल ज्योमेट्री बन जाती है। टेट्रागोनल ज्योमेट्री में अब आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है 2 यूनिट सेल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? तो अब ये कौन-कौन से? एक तो हमारे पास प्रिमिटिव टाइप है जिसको हम सिंपल टेट्रागोनल कहते हैं और दूसरी जो है वो बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल है, ठीक है? बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल है लेकिन इसमें जो फेस सेंटर्ड है वो किसी और स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट हो गई है, सिमेट्री उनकी इक्वल हो गई है, सो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 आ गए हैं टेट्रागोनल के। अच्छा, अब हम हेक्सागोनल को देखते हैं। हेक्सागोनल का बड़ा स्पेशल केस है। हेक्सागोनल वैसे जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो है हेक्सागोनल सिस्टम है कि ठीक है, ऊपर हेक्सागोन है और नीचे भी, ठीक? तो ये हमारा हेक्सागोनल सिस्टम है। अच्छा, अब अगर हम इसमें देखें क्या हम ये जो पूरा सर्कल है इसको अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो ये 120 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप 3 जो है वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो एक 120, दूसरा 120 और तीसरा 120, ठीक है? इसी तरह आप इस चीज़ को नीचे एक्सटेंड करें 120 के यहाँ पे भी 3 बना लें। अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक को आप देखें, ये वाली, ये देखें, ठीक है? ये हमारे पास अब एक बेसिक सिमेट्री एलिमेंट बन गया है या सिमेट्री यूनिट सेल बन गया है जो कि जिसकी रिपीटिशन होगी, ठीक है? तो जब हम हेक्सागोनल सिस्टम की बात करते हैं हम इस तरह इसको लिखते हैं और यूजुअली इसको इस तरह भी, जैसे ये शेडेड एरिया है, इस तरह भी इसको लिखा जाता सॉरी बनाया जाता है क्योंकि यूनिट सेल में इसकी जो पैकिंग है वो इस टाइप से होती है, ठीक है? क्योंकि जब भी हम यूनिट सेल की बात करते हैं तो वो वाले सिमेट्री एलिमेंट्स या क्रिस्टल्स लिए जाते हैं जो कि हाईली सिमेट्रिक होते हैं, जिनके सिमेट्री एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। और जब आप क्रिस्टल लेटिस बना रहे हो तो उसमें कोई भी स्पेस जो है वो बाकी ना बचे, यानी कोई भी खाली जगह बाकी ना बचे। वहाँ पे कोई ना कोई शेप, बल्कि उसी क्रिस्टल की शेप्स जो है वो बार-बार रिपीट हो रही हो। तो ये वाली जो अरेंजमेंट है हमारे पास बेस्ट अरेंजमेंट है जिसकी रिपीटिशन हो सकती है। बहरहाल एक और चीज़ आप नोट करें कि हेक्सागोनल में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ ये टाइप मौजूद है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रिमिटिव टाइप,
ठीक है जी। अच्छा, सो अब हमारे पास एक आ गया है हेक्सागोनल का। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें आगे है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक जो है, इसमें अब ये स्पेशल केस है। ऑर्थोरोम्बिक में आपको चारों की चारों जो यूनिट टाइप के सेल्स हैं वो आपको नजर आएंगे। इसमें जो है वो सिंपल भी आ रहा है, इसमें बॉडी सेंटर भी मौजूद है, इसमें बेस सेंटर यानी कि एंड सेंटर भी मौजूद है, इसके अलावा इसमें फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक भी मौजूद है। तो अब हम यहाँ पे इसकी काउंटिंग करते हैं। 4 मजीद हमारे पास जो है वो ऑर्थोरोम्बिक के आ गए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी जो हमारे पास है, इसमें देखें रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रिमिटिव टाइप है, तो इसको भी हम 1 लिख लेते हैं। जबकि मोनोक्लिनिक में अगर आप देखेंगे तो मोनोक्लिनिक में आपको 2 नजर आएंगे, एक जो है हमारे पास बेस सेंटर्ड है और एक प्रिमिटिव है, सो 2। अच्छा, और इसके अलावा ट्राइक्लिनिक में भी हमारे पास एक है। ठीक है, सो ये जो है ब्रेवस लेटिस है, या फिर 7 क्रिस्टल सिस्टम की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है नहीं, यहाँ पे इसको मैं 1 लिख लूँ। अब देखिए टोटल काउंट करें कितने हो गए हैं। 4 + 3 = 7 एंड 4 4 अगेन 3। तो आपके पास टोटल 14 जो है वो ब्रेवस लेटिस सिस्टम बन गए हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, थोड़ा सा आपको मेमोराइज करने में या देखने में आसानी होगी। 7 क्रिस्टल सिस्टम के साथ ये रिलेट किया गया है इसको, कि हमारे पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम है। सो ये इसकी जो है वो कंडीशंस हैं कि क्या इसके लेंस और एंगल्स हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें प्रिमिटिव टाइप होती है। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव भी है, बेस सेंटर्ड भी है, और ऑर्थोरोम्बिक में जो है वो चारों मौजूद हैं। टेट्रागोनल में 2 मौजूद हैं, क्यूबिक में 3 मौजूद हैं। ठीक है, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में फिर 1 मौजूद है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है और ब्रेविस लेटिस सिस्टम है, ये तो हमारे पास ख़त्म हो गया है। इसके बाद थोड़ा सा मैं चाहती थी कि मैं आपको जो है वो क्रिस्टल पैकिंग के बारे में थोड़ा बताऊं, इनकी जो कैलकुलेशन होती है उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊं। तो एक स्लाइड है वैसे ही जो आगे आप टर्म्स इस्तेमाल करेंगी, उसमें उसके कुछ चीज़ों का इंट्रोडक्शन है। चलिए जी, यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ द एटम विद विच ईच एटम इज इन डायरेक्ट कंटेक्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम आप बड़ा सुनेंगे जब भी यूनिट सेल की हम बात करेंगे कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, वट जो भी है। ठीक है, सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है जिसके साथ एक एटम अटैच होता है। अच्छा, इसके अलावा पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी जो है द परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय द स्पेयर्स। ठीक है, तो ये वो परसेंटेज है, यानी जब हम एक यूनिट सेल की बात करते हैं, यूनिट सेल हम इस तरह तो बना लेते हैं कि हम कहते हैं ये हमारा यूनिट सेल है। ठीक है, और हम कहते हैं जी यहाँ पे हमारे पॉइंट्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है। तो क्या वाकई इसकी फीलिंग ऐसे होती है? नहीं, इसकी फीलिंग ऐसी नहीं होती, बल्कि एटम्स जो है वो एक स्फेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये इस तरह ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये स्फेयर इस क्यूबिक सॉरी इस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, और कितनी इनके बीच में थोड़ी सी जगह खाली बची हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि कितना जो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, एक चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो इतना था, इतने नंबर या इतने एटम्स के साथ एक एटम अटैच होता है, लेकिन जब एक्चुअली हम एक यूनिट सेल में देखते हैं कि कितने एटम मौजूद होंगे, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, सो इसको हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए आगे देखते हैं। और इसके अलावा ये बात है कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हायर होगा, उतनी ही ग्रेटर पैकिंग एफिशिएंसी होगी। ठीक है, सो पहले पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा देख लें कि ये हमारे पास 3 टाइप के जो है यूनिट सेल को हम डिस्कस करेंगे आगे कैलकुलेशन के लिहाज से, लेकिन जो इनकी नंबर ऑफ एटम्स की बात है वो फिर उसमें हम 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। चलें जी, सो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में आप सबसे पहले देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, यानी एक एटम फर्दर 6 एटम के साथ अटैच होता है। और इसकी एग्जांपल जो है आप ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम है,
क्लोराइड है, हर सोडियम के साथ 6 क्लोराइड और हर क्लोराइड के साथ 6 सोडियम जो है वो अटैच है। इसमें अब जाहिर बात है, अगर हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, यूनिट सेल की लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है ये देखना चाह रहे हैं, सो इसके लिए आपको चाहिए होगा कि उसकी लेंथ के बारे में आपको मालूम हो। तो लेंथ जो है, इसकी जो एक एच की लेंथ होती है रेडियस के लिहाज से, क्योंकि हमने स्फेयर की बात की है ना, तो रेडियस का तो स्फेयर होता, सॉरी स्फेयर का तो रेडियस होता है। सो इन टर्म ऑफ रेडियस हम जो है कह सकते हैं कि 2r के बराबर होता है। आगे इसकी डायग्राम आएगी तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि 2r का क्या मतलब है। अच्छा, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो है 52%। ठीक है, सो सिंपल क्यूबिक लेटिस जो है वो 52% उसकी एफिशिएंसी है। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास आता है बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर यानी कि सिर्फ एक बॉडी में एक इजाफी पार्टिकल भी मौजूद हो। सो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 8 है, यानी कि हर एटम फर्दर 8 एटम्स के साथ अटैच होता है। और इसमें जो आर की लेंथ है यानी कि रेडियस है वो बराबर होता है 4r डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, और इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो है 58%। अच्छा, इस तरह आप लास्ट वाला देख ले, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होता है, और इसका जो रेडियस है वो बराबर है 2√r की। ठीक है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 74%। जैसे इन्होंने कहा था कि जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी फिलिंग की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको एक और चीज नजर आएगी, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एटम पर यूनिट सेल के, हर यूनिट सेल में आखिरकार एटम कितने होते हैं। हम ये तो कहते हैं कि हमारे पास जो है एक यूनिट सेल है, उसमें ये एटम मौजूद है, उनका ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर हम टोटल एटम्स की बात करें तो टोटल एटम उसमें कितने होते हैं। ठीक है, इस चीज की हम कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। इसमें देखें, सबसे पहले हम प्रिमिटिव यानी कि सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे, या सिंपल जो हमारे पास क्रिस्टल होता है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे उसको साथ में हम बना भी लेंगे साइड पे, फिर आपको जरा ज्यादा आसानी से समझ आएगा। ठीक है, ये देखें, तो इसमें देखें हमारे पास कॉर्नर पे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे जो है वो स्फेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि हर एक, अगर हम सिर्फ एक एटम की बात करें या एक स्फेयर की बात करें जो कॉर्नर पे मौजूद है, जाहिर बात है ये अकेला यूनिट सेल तो नहीं है, इसके साथ दूसरे यूनिट सेल भी तो मौजूद होंगे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ऊपर, हर जगह पे जो है मौजूद होंगे। सो मजीद कितने यूनिट सेल इस एक कॉर्नर को शेयर कर रहे हैं। तो सिंपल जो क्यूबिक लैटिस होती है उसमें एक कॉर्नर को 8 यूनिट सेल, मजीद 8 यूनिट सेल जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं जी, हम कह सकते हैं कि एक हम इसके ऊपर बॉक्स रख दें, एक इसके साथ बॉक्स रख दें। ठीक है, एक इसके इस कॉर्नर पे बॉक्स रख दें। ठीक, एक तो यहाँ है, एक पिछले कॉर्नर पे रख दें, एक यहाँ रख दें, एक यहाँ रख दें। यहाँ पे आपको सही समझ नहीं आ रहा होगा कि टोटल 8 जो है हमारे पास यूनिट सेल एक दूसरे के साथ साथ अरेंज होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि बना लूँ, मैं डाल लेती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उस वक्त मुझे ख्याल नहीं आया। चलें जी, इस तरह करके बनाते हैं तो शायद आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास जो है एक क्यूबिक लेटस बन गया है। ठीक है, तो अब इसको जरा देखें, हम समझ रहे हैं कि ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला कॉर्नर। हम कहते हैं कि इस कॉर्नर को मजीद कितने यूनिट सेल जो है वो शेयर करें। जैसे आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल मैंने दरमियान में किया है, तो 1 2 3 4, ये तो सिर्फ 4 है। ठीक है, अब इसी तरह 4 इसके ऊपर भी होंगे, इस वजह से मैंने ये वाला नहीं लिया कि इसमें आप कंफ्यूज होंगे। 4 जैसे यहाँ बॉक्स मौजूद है ना, 4 बिल्कुल आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं, तो टोटल हो गए हैं 8, यानी एक कॉर्नर को सिंपल क्यूबिक लेटिस में 8 जो है मजीद यूनिट सेल शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास एक क्यूबिक लेटिस में कितने कॉर्नर होते हैं जी, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। और हम कह सकते हैं कि हर एक कॉर्नर को मजीद
कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि मजीद 8 यूनिट सेल उसको शेयर कर रहे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1/8वां हिस्सा जो है उसका हर एक यूनिट सेल में जा रहा है। जाहिर बात है, अगर 8 यूनिट सेल एक स्फीयर को शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने उसको 8 हिस्सों में तकसीम करना है। तो एक यूनिट सेल कितना शेयर करेगा? सिर्फ 1/8 हिस्सा। ठीक है, दूसरा यूनिट सेल फिर 1/8, जितने भी टोटल 8 हैं हर एक जो है वो 1/8 जो है वो उसमें शेयर कर रहा होगा। सो टोटल 8 कॉर्नर है और जो है शेयर उसको कितने कर रहे हैं? 1/8। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया और आंसर 1 आ गया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होता है। हालांकि आपको क्या नजर आएगा कि कॉर्नर पे जो है हमारे पास टोटल 8 एटम्स हैं, लेकिन अब देखें सिर्फ इस यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा आ रहा है। इस यूनिट सेल में तो उसका बहुत ही कम पार्ट आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप ये कर लें कि ये एक स्फेयर है। सबसे पहले आप क्या कर लें, हम कहते हैं कि ये एक फुटबॉल है जिसको हमने बिल्कुल बीच में आधा काट लिया। तो ये हमारे पास जैसे कि फुटबॉल को काटने के बाद या किसी भी राउंड चीज को काटने के बाद आपके पास ये हाफ हिस्सा बच जाएगा उसका। ठीक है ना? अच्छा, अब हाफ तो चला गया है, हाफ बच गया है। अब मजीद हम क्या कर रहे हैं कि मजीद ये देखिए 4 आप हिस्से हिस्से इसके करेंगे। इतना ही 4 पार्ट आधा ऊपर चला गया, रह गया है, और ये आपके पास मजीद 4 बचे हैं। ये देखिए सिर्फ ये, इसको हम कहेंगे 1/8। ये हर एक यूनिट सेल जो है उसमें सिर्फ ये पार्ट आ रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं 1/8। तो टोटल अगर हम हर एक का 1/8 इस कॉर्नर का, 1/8 इस कॉर्नर का, इसका इसका इन सब का कंबाइन करेंगे, इन सब को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक एटम मौजूद होता है। इस तरह अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड जो हमारे पास है यूनिट सेल जो टाइप है जिसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है कि हमारे पास जो है कॉर्नर पे पॉइंट्स होते हैं और एक पॉइंट जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। कॉर्नर पे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट बिल्कुल बॉडी के सेंटर में मौजूद होता है। तो अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे कि इस यूनिट सेल में कितने एटम्स मौजूद होते हैं। सो फिर से अगेन सेम कैलकुलेशन होगी। एक तो ये है कि 1 फॉर कॉर्नर एंड 1 फॉर जो हमारे पास बॉडी सेंटर है। ठीक है, अगर हम इसकी कैलकुलेशन ऊपर वाले की तरह करें तो हमारे पास जो होगा वो क्या आएगा, हम कहेंगे कि टोटल 8 कॉर्नर्स हैं और हर एक कॉर्नर को मजीद जो है 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। तो उस यूनिट सेल में कितना पार्ट आ रहा है? सिर्फ 1/8 इसका आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, बल्कि इसको इधर इस तरह कर लेते हैं, 8 इंटू 1/8, इसका आंसर आया 1। ठीक है, बॉडी में कितना है? बॉडी में तो सिर्फ एक ही है और वो एक किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा, वो इस यूनिट सेल के अपने अंदर ही मौजूद है। ठीक है, 1/1 ये अपने साथ ही शेयर कर रहा है, तो आंसर आपके पास क्या आया? 1। सो 1 + 1 = 2। ठीक है, तो हमारे पास जो बॉडी सेंटर क्यूबिक है उसमें 2 एटम्स मौजूद होते हैं, यानी एक तो सेंटर में मौजूद है और बाकी जो कॉर्नर्स में थोड़े थोड़े पार्ट आ रहे हैं, अगर आप उन सबको कंबाइन कर लें तो टोटल 2 बन जाएंगे। अच्छा, इस तरह नेक्स्ट की बात करते हैं। हमारे पास है जो जिसको हम कहते हैं फेस सेंटर। सो फेस सेंटर में फिर अगेन कॉर्नर्स होंगे और फेसेस पे एटम होंगे। तो हमारे पास टोटल अगेन वही कैलकुलेशन करेंगे। इसमें फिर से हम एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कॉर्नर्स पे मौजूद है और इसके अलावा फेस पे मौजूद है। टोटल हमारे पास 6 फेसेस हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए, एक फेस, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और एक पीछे छठी। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे। कॉर्नर हमारे पास कितने हैं जी? 8 कॉर्नर्स हैं। सो हर एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल को शेयर कर रहा है? 8 को। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया? 1, यानी कि जो कॉर्नर वाले हैं वो सारे मिला के एक एटम बन रहा है। अब फेसेस पे कितने हैं? ठीक है, हमारे पास टोटल है 6 फेसेस। हर फेस को मजीद कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं? बहुत इजी है। कितना यूनिट सेल शेयर करेंगे इसको? सिर्फ और सिर्फ 2। कैसे जी? कि ये हमारे पास देखें, जैसे ये यूनिट सेल है, ठीक है,
अब फेस कहाँ है, ये वाली फेस है। इसके साथ अगर मैं एक और यूनिट सेल बना लूं, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट था वो बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। आधा हिस्सा इसका इस यूनिट सेल के साथ साथ शेयर हो रहा है और आधा हिस्सा इसका अपने पहले ओरिजिनल वाली यूनिट सेल के साथ साथ शेयर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एटम है जो बिल्कुल इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, वो हाफ हाफ शेयर हो रहा है। ठीक है, तो टोटल 6 फेसेस हैं और हर 6 फेस जो है फर्दर 2 यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि हर यूनिट सेल उसके आधे पार्ट को ले रहा है या उसमें आधा हिस्सा कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो आंसर आता है 3। ठीक है, वहां 1 यहाँ 3, 3 + 1 कितना हुआ जी, 4। हमारे पास टोटल जो फेस सेंटर क्यूबिक में 4 होते हैं। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो लास्ट टाइप है एंड सेंटर क्यूबिक, उसकी भी आप इसी तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड सेंटर क्यूबिक में फिर हमारे पास जो है कॉर्नर पे पॉइंट्स मौजूद होते हैं, इसके अलावा एक पॉइंट ऊपर और एक पॉइंट नीचे मौजूद होता है। तो इसकी कैलकुलेशन जो है बड़ी इजी है। किस तरह हम कहेंगे कि हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, वही कैलकुलेशन इनटू हर एक जो है 1/8 हिस्सा उसका ले रहा है, तो टोटल हुआ हमारे पास 1। अच्छा, अब टू सेंटर या ऑफ द अपोजिट फेसेस, तो कितने हैं हमारे पास एंड फेसेस, 2 हैं सिर्फ, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। कितने हैं जी, कैलकुलेशन में हम लिखेंगे हमारे पास टोटल 2 फेसेस हैं जिसपे एटम्स मौजूद हैं। तो हर एक में कितना हिस्सा उसका कंट्रीब्यूट हो रहा है आप आसानी से देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर मैं एक और यूनिट सेल बना लूं तो आधा हिस्सा इसका यहाँ चला जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ स्फेयर है या फुटबॉल है, आधा इसमें चला गया, आधा ऊपर वाले में चला गया, तो आधा रह गया है। ठीक है, इस तरह इसके नीचे भी अगर मैं एक और यूनिट सेल बना लूं तो आधा इसमें चला जाएगा स्फेयर और आधा ऊपर वाले में चला जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि टोटल हमारे पास 2 फेसेस हैं, ऊपर और नीचे। ठीक है, और हर एक कितना पार्ट उसमें ले रहा है, ये हमारे पास 2 आ गया इसका आंसर। सो आंसर इज इक्वल टू 1, 1 एंड 1 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास सिंपल कुछ कैलकुलेशंस थी। उम्मीद है आपके आगे ये काम आएंगी। अब इसी चीज़ को जो मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है, यहाँ डायग्रामेटिकली बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। चलिए देख लें, सिंपल यूनिट सेल बताया गया है जिसमें कि ये लेंथ, देखिए अब ये लेंथ के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें, सो ये लेंथ टोटल लेंथ है। ठीक है, लेंथ को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखिए पूरा का पूरा एक स्फेयर है यानी कि फुटबॉल है। जैसे कि आप इसको काट लें, एक साइड से काट लें, दूसरी साइड से काट लें, आधा रह गया, सिर्फ 1/8 हिस्सा जो है वो इस यूनिट सेल में मौजूद है। तो अब ये लेंथ हम कैसे मालूम कर सके, बहुत इजी, अगर आपको इसका रेडियस मालूम है, देखिए आधा हिस्सा है ना, ठीक है, सो ये इसके रेडियस के बराबर होगा। किस तरह कि एक ये रेडियस और ये इसको मिला लें तो हमारे पास 2r हो गया है। अगर 2r यानी कि r की वैल्यू आपको मालूम है तो आप इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। हाँ जी, ये वही कैलकुलेशंस हैं, डायग्रामेटिकली दिखाई गई हैं कि किस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी, कैलकुलेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि टोटल जो सिंपल क्यूबिक लेटिस है, ये देखिए जैसे फुटबॉल, कॉर्नर पे 4 फुटबॉल्स मौजूद हैं। ठीक है, सो अब ये कितनी शेयर हो रही है, जैसे आपने ऊपर वाला पूरा काट लिया, नीचे क्योंकि इसके साथ तो दूसरे यूनिट सेल मौजूद होंगे, सारे के सारे इस तरह शेयर हो रहे होंगे। तो देखिए सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो इसमें आ रहा है। अगर इन सारे पार्ट्स को आप कंबाइन कर लें, जमा कर लें, तो हमारे पास आंसर आता है 1। टोटल 8 कॉर्नर्स हैं और हर एक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जी, 1/8, तो आंसर है हमारे पास 1। ठीक है, और टोटल जिसकी एफिशिएंसी है वो क्या है, 52 है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास जो बॉडी सेंटर है, तो बॉडी सेंटर की फीलिंग देखिए थोड़ी सी इसकी डिफरेंट है। इसमें लास्ट वाले में क्या था, हमारे पास ये जो क्या कहते हैं, ये कॉर्नर पे जो एटम्स थे वो एक दूसरे को टच कर रहे थे, तो रेडियस को कैलकुलेट करना बड़ा आसान था। अगर आपको रेडियस मालूम हो तो आप लेंथ मालूम कर सकते थे क्योंकि 2r के बराबर था। लेकिन यहाँ पे बॉडी में एक बड़ा सा स्फेयर भी मौजूद है इजाफी, जिसकी वजह से ये टच नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे आप r नहीं ले सकते क्योंकि एग्जैक्टली अब यहाँ पे r मौजूद नहीं है। ठीक है, लेंथ जो है वो r के बराबर नहीं रही। अब तो ये स्पेस आ गया है, बीच में गैप आ गया, इसके लिए हमें अब फार्मूला चेंज करना पड़ेगा अगर हमें लेंथ मालूम करनी है। तो ये इसका फार्मूला दिया गया है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। हम सिर्फ रिजल्ट देख लेते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय √3। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें इसकी कैलकुलेशन बताई गई है
क्लोज पैकिंग की। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी पैकिंग होती है। कॉर्नर्स पे 4 एटम्स हैं हमारे पास, एक सेंटर में है। तो अगर हम इसकी बात करें, कंट्रीब्यूशन इसकी 68% है, एफिशिएंसी जो है 68 है, इनकी ज़्यादा फिलिंग हो रही होती है। स्पेसेस आपको इसमें थोड़े कम नज़र आएँगे। तो कितने टोटल 8 कॉर्नर हैं, हर एक में 1/8 शेयर हो रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा, और प्लस ये 1 क्या है जो कि हमारे पास एक बीच में सेंटर में मौजूद है। तो दोनों मिला के हो गए हैं टोटल 2 एटम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, फेस सेंटर। तो फेस सेंटर में जैसे मैंने आपको उधर बताया था, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह इसको दिखाया गया है। अब आपको एक चीज़ देखेंगे, अब ये जो गैप है ना इनके दरमियान, वो और ज़्यादा हो गया ना लास्ट वाले के मुकाबले में, क्योंकि अब हर एक फेस के दरमियान भी जो है वो एक इजाफी पार्टिकल वो मौजूद है, यानी कि 2r का फार्मूला नाकाम है, नेक वो वाला फार्मूला भी नाकाम है, क्योंकि अब यहाँ पे इजाफी पार्टिकल आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप एक इजाफी चीज़ नोट करेंगे, ठीक है। ये दोनों तो जॉइंट नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप यहाँ देखें, ये वाला एक डायगोनल लाइन है जो इन तीनों को टच कर रही है, ठीक है। तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, और बहरहाल जो हमारे पास लास्ट का फार्मूला है वो कुछ इस तरह का होगा। ये देखिए, ये हमारे पास लास्ट फार्मूला है, तो इस फार्मूले से आप एल लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसके एटम्स की फिलिंग है कि किस तरह इनकी कैलकुलेशन होगी। तो आप देख लें कि 8 कॉर्नर्स हैं, हर एक कॉर्नर में 1/8 एटम जो है वो शेयर हो रहा है, यानी कि हम लिखेंगे 8 इंटू 1/8, ये वाला पार्ट हो गया कॉर्नर के लिए, ठीक है। इसके बाद आप देख लें कि फेसेस कितनी है, टोटल हमारे पास 6 फेसेस हैं, 6 यानी कि 6 फेसेस हैं। अब 6 फेसेस में हर एक एटम कितने मजीद यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, देखिए बिल्कुल आपको आधा नजर आ रहा है, आधा एक यूनिट सेल में चला गया, आधा दूसरे में चला गया। तो हम लिख सकते हैं ये हाफ, एक यूनिट सेल में उसका हाफ हिस्सा शेयर हो रहा है, और टोटल 6 यूनिट सेल है। सो इसका आंसर होगा 3। अब इन दोनों को आप मिलाएं, सो हमारे पास आता है 1 + 3 = टोटल 4 एटम्स जो है वो एक यूनिट सेल में मौजूद है, और इसकी एफिशिएंसी जो है वो 74 है। तो ज़्यादा है एफिशिएंसी, पहले यूनिट सेल में सिर्फ 1 एटम था, दूसरे में जो है वो हमारे पास आई थिंक 2 था, और यहाँ पे जो है वो 4 हो गया है। चले अब एक न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्रोमियम क्रिस्टलाइजेस विद अ बॉडी a centered cubic unit cell. The radius of the chromium atom is 125 picometer. Calculate the density. ठीक है, डेंसिटी मालूम करनी है ऑफ द सॉलिड क्रिस्टलाइन क्रोमियम इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको देख लेते हैं, फिर इसे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हाँ जी, चलें, इन्होंने हमें क्या-क्या दिया हुआ है? इन्होंने हमें दिया हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ रेडियस दिया हुआ है कि जो इसका रेडियस है वो है 125 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके यूनिट को चेंज करेंगे, क्योंकि हमने जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी मालूम करनी है, तो उसमें जो हमारे पास लेंथ का यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास कन्वर्जन यूनिट है, यानी कि पिकोमीटर जो है वो मीटर के कितने इक्विवेलेंट होता है जी, 10⁻⁻12, और आगे जो है सेंटीमीटर और मीटर का क्या रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप के बेस में जो आपका अपना तरीका है, यहाँ दूसरे तरीके से किया गया है, आप अपने तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास रेडियस जो है वो आ गया है 1.25 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, सिर्फ ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्यूब अभी भी नहीं है। तो जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम में हमारे पास क्या होता है, 3 लेंथ्स होती हैं, एक लेंथ, दूसरी लेंथ और तीसरी लेंथ, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि अब ये रेडियस जो आ गया है हमारे पास, इसके 3 हिस्से लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला है, तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से कितना है। तो अब देख लें, तो इसका हमने क्यूब कर लिया है, ठीक है, और √3, ये हमारे पास जो पिछला फार्मूला था, आप पीछे जाके देख सकते हैं, ये वाला फार्मूला था। लेंथ किस चीज़ के बराबर थी, लेंथ = 4r डिवाइडेड बाय √3। तो जो है ये मजीद आपको 3 के क्यों किया गया है, क्योंकि वॉल्यूम में इसके तीनों पार्ट्स, मतलब ये तो सिर्फ एक लेंथ आ गई है ना, लेंथ के लिए सिर्फ आपको r चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम के लिए फिर हम क्या करेंगे, r का क्यूब बन जाएगा। तो वॉल्यूम = L², ठीक है, हम कह सकते हैं कि
वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब एंड L क्यूब इज फर्दर इक्वल टू 4R डिवाइडेड बाय √3। ये जो हमारे पास बॉडी सेंटर क्यूबिक का फार्मूला L के लिए आ रहा था, आप वहां जाके पीछे देख सकते हैं। तो सिंपल हमने वैल्यू पुट की है, ये देखिए रेडियस की वैल्यू पुट की है, और इसके अलावा ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये इसका वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, वॉल्यूम तो आ गया है कि ये जो यूनिट सेल है इसका वॉल्यूम कितना है, लेकिन इन्होंने हमसे डेंसिटी मांगी थी। ठीक है, तो डेंसिटी के लिए जो है अब हमें फर्दर कैलकुलेशन करना होगी। ठीक, तो डेंसिटी के लिए हम देखेंगे कि आप अगर देख लें, ये जो बॉडी सेंटर क्यूब होता है उसमें कितने एटम्स होते हैं जी, हमने पीछे कैलकुलेट किया था, यहाँ दोबारा से कर सकते हैं हम कि कॉर्नर पे 4 हमारे पास कॉर्नर्स हैं। ठीक है, उनका 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, और एक बॉडी में होता है जो कि ऑलरेडी 1 के बराबर है, सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो टोटल 2 एटम्स होते हैं, यानी कि क्रोमियम के टोटल 2 एटम जो है वो इसमें मौजूद होंगे। सो हमें मालूम है उसका जो एटॉमिक मास होता है उसमें तो एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स होंगे। अब अगर हमें 2 एटम का मास मालूम करना है, क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी है वो कहाँ से आएगी, मास बाय वॉल्यूम से आएगी, तो मास मालूम होना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसका एटॉमिक मास तो ले नहीं सकते क्योंकि वो तो एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स का मास है, तो हम 2 एटम के मास को इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप खुद कर सकते हैं कि अगर 6.022 नंबर ऑफ एटम्स जो है उनका मास जो है वो 51.996 ग्राम के बराबर है, तो 2 एटम्स का कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा कि इतने ग्राम होगा। ठीक है, अब फर्दर ये जो हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम का फार्मूला है, इसमें मास की वैल्यू पुट करें, डेंसिटी की वॉल्यूम की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास डेंसिटी जो है वो ग्राम पर डेसीमीटर सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए जी, आज का टॉपिक खत्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी।